राज का फ़ोन आया था कि वो अभी दिल्ली आया हुआ है और कार्तिक से मिलना चाहता है। कार्तिक तब ऑफिस में ही था और उसने राज से कहा था कि वो ऑफिस ही आ जाए, साथ साथ चाय पीते हुए बातें करेंगे और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। राज और कार्तिक बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों ने पूरी पढ़ाई एक साथ की थी। विश्वविद्यालय से निकलने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। कार्तिक ने प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से केंद्र सरकार की नौकरी हासिल कर ली थी। कार्तिक की पहली पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी और तब से वो दिल्ली के पथरीले जंगल में एक भटके हुए जानवर की तरह अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है और साथ में 2 छोटे बच्चों को उचित शिक्षा दिलाने की जद्दोजहद से जूझ रहा था। राज के पिता मुंबई में रहते थे। अपनी शिक्षा पूरी करके राज वहीं चला गया था और अपने पिता का कारोबार संभाल लिया। आज वो करोड़ों में तो नहीं, पर हाँ, लाखों में जरूर खेल रहा था। शादी राज ने भी कर ली थी, परंतु उसके जीवन में उथल पुथल बहुत ज़्यादा थी और अब तो पता चला कि राज शराब का सेवन भी करने लगा था। इधर उधर मुंह मारने की आदत तो राज की पहले से ही थी। अब तो खुलेआम वो लड़कियों के साथ होटलों में जाता था। कारोबार के सिलसिले में वो अक्सर दिल्ली आया जाया करता था। जब भी आता कार्तिक को फ़ोन अवश्य करता था और कभी कभार मौका निकालकर उससे मिल भी लेता था, परंतु आज तक दोनों की मुलाकात कार्तिक के ऑफिस में ही हुई थी। कार्तिक की जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह थी, बस एक चक्कर में घूमते रहना था, सुबह से शाम तक, दिन से लेकर सप्ताह तक, और इसी तरह सप्ताह दर सप्ताह, महीने और फिर साल निकलते जाते, परंतु उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन होता दिखाई नहीं पड़ रहा था। नौकरी के बाद उसके जीवन में बस इतना ही परिवर्तन हुआ था कि दिल्ली में पहले अकेला रहता था, लेकिन अब शादी के बाद घर में पत्नी आ गई थी और उसके बाद 2 बच्चे भी हो गए थे, परंतु जीवन जैसे एक ही धुरी पर अटका हुआ था। निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की वही रेलम पेल, वही समस्याएं, वही कठिनाइयां और रात दिन उनसे जूझते रहने की बेचैनी, कसमकस और निष्प्राण सक्रियता, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ये लगता था कि उसके पारिवारिक जीवन में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होने वाला है। सो जीवन के प्रति ललक, जोश और उत्तेजना दिनों दिन क्षीण होती जा रही थी। उधर से राज ने कहा था, अरे यार, इस बार मैं तेरे ऑफिस नहीं आने वाला हूँ। आज 31 दिसंबर है और तू मेरे यहाँ आएगा, मेरे होटल में। आज हम दोनों मिलकर एक नए साल का जश्न मनाएंगे और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी हैं। तुझे मिलाकर 4 हो जाएंगे। सारी रात मज़े करेंगे। बस तू तो इतना बता कि मैं तेरे लिए गाड़ी भेजूं या तू खुद आ जाएगा। कार्तिक सोच में पड़ गया। सुबह घर से निकलते समय उसके बच्चों ने शाम को जल्दी घर आने के लिए कहा था। वो दोनों शाम को बाहर घूमने जाना चाहते थे। घूम फिर कर किसी रेस्टोरेंट में उन सबका खाना खाने का प्रोग्राम था। वो जल्दी से कोई जवाब नहीं दे पाया, तो उधर से राज ने आधीरता से कहा, क्या सोच रहा है यार, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तू होटल आने में घबरा रहा है। उसने बहाना बनाया, यार आज बच्चों से कुछ कमिटमेंट कर रखा है और तू तो जानता है मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। तुम लोगों के रंग में भंग हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तो भाभी और बच्चों को फ़ोन कर दे, बता दे कि मैं आया हुआ हूँ। और सुन, एक बार तू आ तो सही, याद रखेगा फिर तेरे लिए स्पेशल इंतजाम कर रखा है। उसकी समझ में नहीं आया कि राज ने उसके लिए क्या स्पेशल इंतजाम कर रखा है। स्पेशल इंतजाम के रहस्य ने उसकी निम्न मध्यम वर्गीय मानसिकता की सोच के ऊपर पर्दा डाल दिया और वो स्पेशल इंतजाम के रहस्य को जानने के लिए बेताब हो उठा। उसने राज से कहा कि वो आ रहा है, परंतु उससे वादा ले लिया कि उसे 10 बजे तक फ्री कर देगा। फिर पूछा कहाँ आना है। राज ने हंसते हुए कहा, तू एक बार आ तो सही, फिर देखते हैं। पहाड़गंज के होटल न्यू में आना है, मेन रोड पर ही है। कार्तिक ने कहा कि वो मेट्रो से आ जाएगा और फिर फ़ोन करके पत्नी से कहा कि घर आने में उसे थोड़ी देर हो जाएगी। वो घर में ही खाना बनाकर बच्चों को खिला पिला दे। आते समय वो उनके लिए चॉकलेट और मिठाई लेकर आता आएगा। उसकी बात पर पत्नी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया,
क्योंकि कार्तिक की पत्नी कार्तिक पर पूरा विश्वास करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका पति एक सीधा साधा इंसान है और बेवजह कभी घर से बाहर नहीं रहता। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की बड़ी परवाह रहती है। कार्तिक होटल पहुंचा तो राज उसे लॉबी में ही मिल गया। बड़ी गर्मजोशी से उसने कार्तिक का स्वागत किया, उसके हाल चाल पूछे और फिर कमरे की तरफ जाते हुए होटल के मैनेजर से परिचय कराया। मैनेजर भी कार्तिक से बड़ी गर्मजोशी से मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक कोई बहुत बड़ा आदमी था। कमरे में उसके दो दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। राज ने उनसे कार्तिक का परिचय कराया। वे दोनों दिल्ली के ही रहने वाले थे। कार्तिक से बड़ी खुशी दिल्ली से मिले, परंतु कार्तिक शर्म और संकोच के जाल में फंसा हुआ था। होटल के बंद माहौल में वो अपने आप को सहज नहीं महसूस कर पा रहा था। वो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। इस तरह के होटलों में आना उसके लिए बिल्कुल नया था। ऐसा कभी कोई संयोग उसके जीवन में नहीं आया था। कभी कभार पत्नी और बच्चों के साथ छोटे मोटे रेस्तरां में जाकर हल्का फुल्का खाना पीना अलग बात थी, और ये सब तो बिल्कुल ही अलग। राज अपने दोस्तों की तरफ मुखातिब होते हुए बोला, चलो कुछ इंतजाम करो, मेरा बचपन का दोस्त आया है, आज इसकी सारी तमन्नाएं पूरी कर दो। बेचारा कुएं का मेंढक है, इसको तो पता ही नहीं कि जिंदगी कैसे जी जाती है। इसको भी आज पता तो चले कि दुनिया में परिवार के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, जिनसे खुशियों के रंग बिरंगे महल खड़े किए जा सकते हैं। फिर उसने कार्तिक की पीठ में धौल जमाते हुए कहा, चल यार बता तेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, तमन्नाएं और क्या क्या कामनाएं हैं। आज मैं अलादीन के चिराग की तरह तेरी सारी मन्नतें पूरी करवा दूंगा। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, ये मेरे मित्र का ही होटल है। और फिर आज तो साल का अंतिम दिन है, कुछ घंटों के बाद नया साल आने वाला है। आज सारे बंधन तोड़कर खुशियों को गले लगा ले। राज कहता जा रहा था। कार्तिक उसकी बातें सुने जा रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि पहले तो कभी राज इतना अधिक नहीं बोलता था। पहले वो भी कार्तिक की तरह शर्मीला और संकोची हुआ करता था। दोनों एक कस्बे नुबा गांव के रहने वाले थे। उनके संस्कारों में नैतिकता और मर्यादा का अंश अत्यधिक था। कार्तिक दिल्ली आकर भी अपने पंख नहीं फैला सका था। वो आज भी पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह परिवार के साथ बंद कर रह गया था, जबकि राज ने मुंबई जाकर जीवन को खुलकर जीने के सभी दांव पेच सीख लिए थे। सच कहा गया है, संपन्नता मनुष्य के बहुत सारे गुण अवगुण भर देती है, परंतु उसके अवगुण भी दूसरों को सद्गुण लगते हैं, जबकि गरीबी मनुष्य के सद्गुणों को भी छीन लेती है। उसके सद्गुण भी दूसरों को अवगुण की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। राज के एक दोस्त ने कहा, आपके मित्र तो बड़े संकोची लगते हैं, लगता है इनको तो दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता ही नहीं। ये तो बहुत भोले भाले दिखते हैं, लगता है कभी घर से बाहर ही नहीं निकले। और आज के सारे दोस्त मिलकर हंसने लगे। कार्तिक वाकई संकोच में डूबा जा रहा था। जिस तरह की बातें राज और उसके दोस्त कर रहे थे, उस तरह के माहौल में आज तक वो रूबरू नहीं हुआ था। वो किसी तरह के झमेले में पड़ने के लिए यहाँ नहीं आया था। वो तो केवल राज के जोर देने पर उससे मिलने के लिए आ गया था। उसने सोचा था कुछ देर बैठेगा, चाय वाय पिएगा, गपशप करेगा और फिर घर लौट जाएगा। रास्ते में बच्चों के लिए केक खरीद लेगा तो वो भी खुश हो जाएंगे। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। दिसंबर की बेहद सर्द रात में भी मौसम इतना गर्म था कि उसे अपना कोट उतारने की इच्छा हो रही थी, पर मन मार कर रह गया था। सभी सोचते हैं कि वो भी मौज मस्ती के मूड में है। उसने राज के मुंह की तरफ देखा। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसकी मन की बात समझ गया था। राज ने उससे बोला, सोच क्या रहा है, कपड़े वगैरह उतार कर रिलैक्स हो जा, अभी तो मौज मस्ती के लिए पूरी रात बाकी है। राज का एक दोस्त मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था और दूसरा दोस्त इंटरकॉम पर खाने पीने का ऑर्डर कर रहा था। राज स्वयं कार्तिक से बात करने के अतिरिक्त मोबाइल पर बीच बीच में बातें करता जा रहा था। उस कमरे में कार्तिक को छोड़कर सभी व्यस्त थे।
उनकी व्यस्तता में कोई चिंता, परेशानी या उलझन नहीं दिखाई दे रही थी। कार्तिक व्यस्त न होते हुए भी व्यस्त था। उसके दिमाग में चिंता, उलझन और परेशानियों का लंबा जाल फैला हुआ था, जिसमें वो फंस कर रह गया था। उसके जाल में उसकी पत्नी फंसी हुई थी, उसके मासूम बच्चे फंसे हुए थे। उसके बच्चों की आंखों में एक कातर भाव था, जैसे मूक दृष्टि से पूछ रहे हों, पापा, हमने आपसे कोई बहुत कीमती और महंगी चीज तो नहीं मांगी थी, बस एक छोटा सा केक लाने के लिए ही तो कहा था, वो भी आप लेकर नहीं आए। पापा, आप घर कब तक आएंगे? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक के मन में एक तरह की अजीब सी बेचैनी और दिल में ऐसी घबराहट छा गई, जैसे वो अपने ही हाथों से अपने बच्चों का गला घोट रहा था, उसके अरमानों को चकनाचूर कर रहा था, पत्नी के साथ छल कर रहा था। वो उठकर खड़ा हो गया और राज से बोला, यार, मुझे घर जाना है, आप लोग एंजॉय करो, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैं तुम लोगों की तरह मौज मस्ती नहीं करता, मैं एकदम साधारण सा इंसान हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों का साथ नहीं दे पाऊँगा। तो क्या हो गया कार्तिक, जूस तो ले सकता है, चिकन मटन फिश तो खा ही सकता है। अच्छा राज, सही सही बताना, क्या मैं 10 बजे तक फ्री हो जाऊंगा? कार्तिक ने जैसे हथियार डालते हुए कहा, क्या यार, तुम भी बड़े घोचू इंसान हो, कुछ समझते ही नहीं हो, बच्चों की तरह घर जाने की रट लगा रखी है। पत्नी और बच्चे तो रोज के हैं, उनको तुमसे कौन छीन कर ले जाएगा? परंतु यार दोस्त तो कभी कभार ही मिलते हैं, नए साल का जश्न मनाने का मौका फिर पता नहीं कब मिले। राज थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोला, क्योंकि राज को धीरे धीरे अब कार्तिक पर गुस्सा आने लगा था। लेकिन राज ने अपने गुस्से को शांत रखा, क्योंकि राज और कार्तिक बचपन के दोस्त थे। थोड़ी देर में चिकन मटन की तमाम सारी तली भुनी सामग्री मेज पर लग गई। कार्तिक अपना मन मार कर बैठा था, मजबूरी थी, अजीब स्थिति में फंस गया था। न आगे जाने का रास्ता उसके सामने था, न पीछे हट सकता था। राज उसकी मनोस्थिति नहीं समझ सकता था। अपनी समझ से वो अपने दोस्त को जीवन की खुशियों से रूबरू होने का मौका भी प्रदान कर रहा था, परंतु कार्तिक की स्थिति गले में फंसी हड्डी की तरह थी, जो उसे तकलीफ दे रही थी। कार्तिक के हाथ में जूस का ग्लास था, परंतु जब भी वो ग्लास को होठों से लगाता, जूस का पीला रंग बिल्कुल लाल हो जाता। खून जैसा लाल और गाढ़ा रंग देखकर उसे उबकाई आने लगती और बड़ी मुश्किल से वो घूंट को गले से नीचे उतार पाता। कार्तिक को बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर अपनी पत्नी और बच्चे याद आ रहे थे। वो किसी भी तरीके से अपने घर वापस जाना चाहता था। राज और उसके दोस्त बार बार उसे कुछ न कुछ खाने के लिए कहते, और हाँ, खाता हूँ कहकर वो रह जाता। चिकन मटन के लजीज व्यंजनों की तरफ वो हाथ न बढ़ाता। उसके कानों में सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगती, अपने बच्चों के सिसकने की आवाज़। कितने छोटे और मासूम बच्चे हैं, अभी 5 और 3 साल के ही तो हैं। इस उम्र में बच्चे माँ बाप से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। उनकी उम्मीदें बहुत छोटी होती हैं, परंतु उनके पूरा होने पर मिलने वाली खुशी उनके लिए 1000 नियामतों से बढ़कर होती है। तभी एक सुंदर चरहरे बदन की युवती ने कदम रखा वहाँ। उसने हंसते हुए राज के बाकी दोनों दोस्तों से हाथ मिलाया, फिर प्रश्नात्मक दृष्टि से कार्तिक की तरफ देखने लगी। राज ने कहा, मेरा यार है बचपन का, थोड़ा संकोची है। अनुपमा ने अपना हाथ कार्तिक की तरफ बढ़ाया। उसने भी हौले से अनुपमा की हथेली को अपनी दाई हथेली से पकड़ा। अनुपमा का हाथ बेहद ठंडा था। उसने अनुपमा की आंखों में देखा, वो मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा ही नहीं, आंखें भी बेहद खूबसूरत थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, होठों पर लिपस्टिक नहीं थी, इसके भी बावजूद वो बहुत सुंदर लग रही थी। कार्तिक ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए बोला, राज, अगर बुरा ना मानो तो मुझे जाने दो, तुम लोग एंजॉय करो, मैं कल तुमसे मिलूँगा, कहकर उठने का उपक्रम करने लगा। हालांकि ये एक दिखावा था, अंदर से उसका मन रुकने के लिए कर रहा था, परंतु मध्यम वर्गीय व्यक्ति मान मर्यादा का आवरण ओढ़कर
मौज मस्ती करना पसंद करता है। बदनामी का भय उसे सबसे अधिक सताता है, इसीलिए वो जीवन की बहुत सारी खुशियों से वंचित रहता है। राज ने उसकी बाँह पकड़कर फिर से कुर्सी पर बिठा दिया। बेकार की बातें मत करो। राज की बात सुनकर कार्तिक का हृदय धाड़ धाड़ बजने लगा, जैसे किसी कमजोर पुल के ऊपर से रेलगाड़ी तेज गति से गुजर रही हो। वो समझ नहीं पाया कि ये खुशी के आवेग की धड़कन है या अनजाने आशंकित घटनाक्रम की वजह से उसका हृदय तीव्रता के साथ धड़क रहा है। अनुपमा ने कार्तिक की तरफ देखकर आंख मार दी। वो झेप कर रह गया। राज बाहर निकलते हुए बोला, चलो जल्दी करो, कार्तिक को घर जाना है। राज बगल वाले कमरे में चला गया। कार्तिक कमरे में अकेला रह गया, विचारों में डूबा हुआ। उसने अपने दिमाग को अनुपमा के सुंदर चेहरे, पुष्ट अंगों पर केंद्रित करना चाहा, परंतु बीच बीच में उसकी पत्नी का सौम्य चेहरा अनुपमा के चंचल चेहरे के ऊपर आकर बैठ जाता। उसके मन को बेचैनी घेरने लगती, परंतु ये बेचैनी अधिक देर तक नहीं रही। कार्तिक चाहता था वो अनुपमा के शरीर की ढेर सारी खुशबू अपने मन में भर ले, ताकि फिर जीवन में किसी दूसरी स्त्री के शरीर की खुशबू की उसे जरूरत न पड़े। परंतु यहाँ खुशबू थी कहाँ? कमरे में एक अजीब सी घुटन थी। उस घुटन में कार्तिक तेज तेज सांसें लेता हुआ अपने फेफड़ों को फुला रहा था और एकटक अनुपमा के शरीर को ताक रहा था, जैसे बाज गौरैया को ताकता है। परंतु यहाँ बाज कौन था और गौरैया कौन, ये ना कार्तिक को पता था ना अनुपमा को। अनुपमा तंदुरुस्त लड़की थी और उसके हाव भाव से लग रहा था वो किसी भले घर की नहीं थी। उसने हाथ पकड़कर कार्तिक को खड़ा किया और बोली, क्या खूंटे की तरह गड़े बैठे हो? कुछ डांस वांस नहीं करोगे? जल्दी करो, आज सारी रात जश्न मनेगा। उसने कार्तिक के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारते हुए कुछ तल्खी से कहा। वो चुपचाप बैठा रहा तो अनुपमा ने बेताब होकर अपने हाथों से उसे उठाते हुए कहा, आओ अब डांस करो। वो अचानक उठ खड़ा हुआ, जैसे उसके शरीर में कोई करंट लगा हो। अनुपमा बोली, क्या है ये? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, वैसे के वैसे खड़े हो खंभे की तरह। परंतु कार्तिक ने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। लपक कर वो बाहर आ गया। रात से भी मिलने की उसने आवश्यकता नहीं समझी। गैलरी में आकर उसने इधर उधर देखा। इक्का दुक्का वेटर कमरों में आ और जा रहे थे। बाहर का वातावरण शांत था और हवा में हल्की हल्की सर्दी का एहसास था। वो होटल के बाहर आ गया। होटल के बाहर आकर उसे चहल पहल का एहसास हुआ। उसने समय देखा, 10 बजने में कुछ ही मिनट शेष थे। गोल मार्केट की दुकानें खुली होंगी, ये सोचकर वो गोल मार्केट की ओर चल दिया। 10:30 बजे के लगभग जब हाथ में केक और मिठाई का डिब्बा लेकर वो घर पहुंचा तो उसके मन में अपराध बोध था। आत्मग्लानि के गहरे समुद्र में वो डुबकी लगा रहा था। पत्नी ने जब दरवाज़ा खोला तो वो उससे नजरें चुरा रहा था। पत्नी को सामान पकड़ाकर वो अंदर आया। दोनों बच्चे उसे जगते हुए मिले। वे टीवी पर नए साल का कार्यक्रम देख रहे थे। उसे देखकर एकदम से चिल्लाए, पापा आ गए, पापा आ गए। क्या लाए पापा हमारे लिए? उसने पत्नी की तरफ इशारा कर दिया। बच्चे मम्मी की तरफ देखने लगे तो उसने लपक कर बारी बारी से दोनों बच्चों को चूम लिया। तब तक उसकी पत्नी ने सामान लाकर मेज पर रख दिया। वाओ, मिठाई और केक, अब मज़ा आएगा। कार्तिक के मन में एक बड़ी शंका घर कर गई थी और वो शंका धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसे तत्काल दूर करना आवश्यक था। वो इंतजार नहीं कर सकता था। कार्तिक दोनों बच्चों को नाचता गाता छोड़कर पत्नी के पीछे पीछे किचन में आ गया। पत्नी ने उसे ऐसे आते देखकर कहा, आप जूते कपड़े उतार कर फ्रेश हो लीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो बाद में कर लेंगे, कहकर उसने पत्नी को पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। पत्नी के हाथ से ग्लास छूट गया। फुसफुसाकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। बिना जूते कपड़े उतारे और वो भी किचन में। पहले कभी नहीं किया, इसीलिए तो कर रहा हूँ। उसने पूरी ताकत के साथ पत्नी के शरीर को भींच लिया। उसके शरीर में जैसे बिजली प्रवाहित होने लगी थी।
बच्चे देख लेंगे, पत्नी फिर फुसफुसाई। कार्तिक के मन में हजार रंगों के फूल खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। उसके मन का भटकाव खत्म हो चुका था। अब उसके मन में कोई शंका नहीं थी। परंतु कार्तिक को एक बात समझ में नहीं आ रही थी। कहते हैं कि आदमी को पराई औरत और पराया धन बहुत आकर्षित करता है। इन दोनों को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कार्तिक को पराई नारी, वो भी इतनी सुंदर, बिना किसी प्रयत्न के सहजता से उपलब्ध हुई थी। फिर वो उसे क्यों नहीं भोग पाया? ये रहस्य कोई मनोवैज्ञानिक ही सुलझा सकता था। कार्तिक के लिए ये रहस्य एक बड़ा आश्चर्य था। कार्तिक अपनी पत्नी को सब कुछ बता देना चाहता था, इसीलिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। 12 बजने ही वाले थे। कार्तिक ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नए साल का स्वागत किया। केक कट हुई, खाना पीना, पूरी पार्टी हुई। सब ने मिलकर बहुत ही मौज मस्ती की और फिर उसके बाद सब सोने चले गए। लेकिन कार्तिक के मन में अभी भी कुछ चल ही रहा था। वो अपनी पत्नी को सब कुछ बता देना चाहता था। कार्तिक सुबह होने का इंतजार कर रहा था और अपनी पत्नी को सच बताकर उसके साथ नए साल की नई शुरुआत करना चाहता था। कार्तिक बहुत अच्छे से जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वो फिर भी अपनी पत्नी को सब कुछ बता देना चाहता था। सुबह होते ही कार्तिक ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और होटल में क्या क्या हुआ सारी घटना बता दी। कार्तिक की पत्नी थोड़ा सा नाराज हुई। आपको वहाँ से पहले ही चले आना चाहिए था। आपने इतनी देर तक इंतजार क्यों किया? लेकिन फिर भी मुझे आप पर गर्व है कि आपने मुझे धोखा नहीं दिया और आप अपने परिवार के पास वापस आ गए। आपने अपने परिवार को चुना। अगर हर पति अपने परिवार के बारे में ऐसे ही सोच ले तो शायद कोई परिवार ना टूटे। सही कहा कार्तिक की पत्नी ने। अगर हर पति कार्तिक की तरह सोच ले तो कभी किसी का परिवार नहीं टूटेगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।